हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त 1 और 2 अगस्त का जो डेली करंट अफेयर्स है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, न्यू जीडीपी, आईआईपी एंड सीपीआई बेस ईयर सीरीज टू बूस्ट एक्यूरेसी ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक डेटा। तो जब हम लोग बात करते हैं कंट्री के इकोनॉमिक्स का, तो जीडीपी की बात करते हैं, सीपीआई की बात करते हैं, और उन सब में एक बेस ईयर होता है। यहाँ पे बेस ईयर चेंज करने की बात चल रही है। इकोनॉमी का बेस ईयर जो जीडीपी डेटा के लिए यूज होता है, आईआईपी के लिए यूज होता है, सीपीआई के लिए यूज हो रहा है। तो ये हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक कवर करने वाले हैं आईसीजे के बारे में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एडवाइजरी ओपिनियन आया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। आईआर और इन्वायरमेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ जो लास्ट डीसीए में हमने क्वेश्चंस लिए थे उसके मॉडल आंसर भी होंगे, और इस आज जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनके बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे। जो भी नया कीवर्ड्स आप सीखते हैं, कोई भी कीवर्ड्स अगर आप सीखते हैं या आपके वोकेबलरी में जो भी इजाफा होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे क्या होती है, उसका लर्निंग जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। So let's start with the topic number one. New GDP, IIP and CPI base year series to boost accuracy of country's economic data. जो भी इकोनॉमी का डेटा आ रहा है, इकोनॉमी का डेटा आने में एक बेस ईयर का यूज होता है। ठीक है, तो बेस ईयर फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि हमारा इस साल का जीडीपी कितना हुआ, इस साल का गुड्स एंड सर्विस का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन की वैल्यू क्या हुई, पिछले साल के कंपैरिजन में कितनी बढ़ी। तो जो भी हम जिस साल से कंपैरिजन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेस ईयर बोलते हैं। और बेस ईयर अभी जीडीपी के हिसाब से 2011-12 चल रहा है। उसको अगर हम और आगे शिफ्ट करें, क्योंकि 2011-12 काफी पुराना हो गया अब, है ना। कोविड के बाद हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं 2022-23 पे। तो गवर्नमेंट इसकी बात कर रही है नेक्स्ट ईयर से ये जो बेसिस हैं वो शिफ्ट होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। और ये बेस शिफ्ट करने का काम किसका होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज सेट टू ओवरहॉल India's key macroeconomic indicators, beginning with the release of a new GDP series based on the 2022-23 base year on February 27, 2026. This will be followed by updated series for the Index of Industrial Production. अब ये क्या होगा, फॉलो किया जाएगा अपडेटेड सीरीज द्वारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी करके भी हमारा सीरीज होता है, तो आईआईपी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज कितना प्रोड्यूस कर रही हैं उसका सीरीज भी अपडेट होगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम इन्फ्लेशन में पढ़ते हैं वो भी अपडेट होगा। ये सारे का बेस ईयर क्या चल रहा है, आउटडेटेड 2011-12 चल रहा है, 2012 चल रहा है, तो वो अपडेट करके कोविड के बाद वाला ईयर चुना जाएगा। This revision is part of broader push by the government to ensure more real-time, granular and representative measurement of India's dynamic economy. एक तरह से ई गवर्नेंस जो है वो जितना डेटा आपका रिफाइन होगा, लेटेस्ट होगा, उतना ज़्यादा आप अच्छा डेटा का यूज़ कर सकते हो। तो उस पर अभी डिटेल में डिस्कशन होगा। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जीडीपी के बारे में आपको पता है, डिटेल में पढ़ते हो। जीडीपी क्या मेजर करता है, टोटल वैल्यू। फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हो रही हैं एक कंट्री में एक साल में, उसका टोटल वैल्यू कौन निकालता है, जीडीपी। डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल में कोई गुड्स अगर बिक रहे हैं तो उसका प्राइस कितना है। सीपीआई कंज्यूमर, कंज्यूमर जो गुड्स खरीद रहा है उसका प्राइस कितना है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज क्या प्रोड्यूस कर रही हैं। रिवीजन क्यों चाहिए, रिमूविंग इन्फ्लेशन इफेक्ट्स, इन्फ्लेशन इफेक्ट्स क्योंकि बहुत पुराना अगर हम डेटा यूज करेंगे तो उसके हिसाब से बहुत इन्फ्लेशन दिखेगा। डेटा क्वालिटी नया डेटा होने से अच्छा होता है, ग्लोबल वर्ल्ड से कंपैरिजन अच्छा होता है। अडॉप्ट्स टू पोस्ट पैंडेमिक डायनेमिक्स, पोस्ट पैंडेमिक जो डायनेमिक्स इवॉल्व हुई हैं उसको अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपडेट्स टू नेशनल इंडिकेटर, क्या क्या अपडेट होगा, जीडीपी डेटा में अपडेट होगा। Revised GDP series will offer a more accurate reflection of the economic activity by updating the reference period from 2011-12 to 2022-23। जीडीपी डेटा 2011-12 से 2022-23 किया जाएगा, आफ्टर कोविड किया जाएगा। यूज ऑफ जीएसटी डेटा फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एस्टिमेट के लिए जीएसटी डेटा यूज करेंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा का यूज किया जाएगा एनपीसीआई से, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। Data from the eWahin portal for vehicle registration. This marks a significant advancement in capturing the informal and formal sector more comprehensively.
जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज होता है आपको पता है, 3 मेथड यूज होता है। एक को बोलते हैं इनकम अप्रोच, जिसमें जितना फैक्टर इनकम होता है उसको जोड़ दिया जाता है ना। वेजेस, वेजेस किसका फैक्टर इनकम होता है, लेबर का। प्रॉफिट किसका फैक्टर इनकम होता है, एंटरप्रेन्योर्स का। इन्वेस्टमेंट किसका फैक्टर इनकम होता है, कैपिटल देने वालों का, है ना। और साथ में इसमें क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आता है, जीडीपी निकल के आता है इनकम अप्रोच से। एक्सपेंडिचर अप्रोच से CIGNX, ये सारा आप डिटेल में पढ़ते हो जब भी आप इकोनॉमिक्स की जीडीपी की क्लास करते हो। C मतलब कंज्यूमर, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट, NX मतलब नेट एक्सपोर्ट। तो एक कंट्री में जितना गुड्स एंड सर्विस क्रिएट हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस या तो आप कंज्यूम कर जा रहे हो, या तो गवर्नमेंट का या तो आप इन्वेस्ट हो जा रहा है ना, बिजनेस के इक्विपमेंट्स में, या तो गवर्नमेंट उस पर खर्चा कर दे रही है, गवर्नमेंट स्पेंड कर दे रही है, और या तो उसको एक्सपोर्ट कर देना है, गुड्स और सर्विस क्रिएट हुआ उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया। तो नेट एक्सपोर्ट में क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट। तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। और प्रोडक्शन मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना ग्रॉस वैल्यू ऐड हुआ, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। तो अब ये रिवाइज हो ही रहा है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी रिवाइज होगा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या बोलता है, शॉर्ट टर्म में जो भी प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बताता है। CSO जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको रिलीज करती है। इट इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट फॉर पॉलिसी प्लानिंग एंड एनालिसिस। इसका करंट बेस ईयर कितना है, 2011-12। अपडेट्स टू नेशनल इंडिकेटर्स, अभी अपडेटेड CPI सीरीज आएगा, बेस ईयर 2024 है। एक्सपेक्टेड इन अर्ली फाइनेंशियल ईयर 2026-27, न्यू CPI बेस ईयर विल बी अपडेटेड टू 2024। CPI क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन के लिए ये भी, इसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। इसका बेस ईयर क्या कर दिया जाएगा, 2024 कर दिया जाएगा। और नए सीरीज में ऑनलाइन एयर फेयर को भी डाला जाएगा, रेल फेयर का डेटा भी डाला जाएगा, OTT का सब्सक्रिप्शन प्राइस भी डाला जाएगा। सोचो, मतलब कंज्यूमर्स ऑब्वियसली OTT भी कंज्यूम करते हैं, तो OTT का सब्सक्रिप्शन प्राइस भी ये CPI सीरीज, नया CPI सीरीज जिसका बेस ईयर 2024 होगा, उसमें डाला जाएगा। फ्यूल प्राइस तो ठीक बात है, डाला जाता है। स्कैनर डेटा एंड वेब स्क्रैपिंग फॉर रियल टाइम ई कॉमर्स के भी प्राइसेस यहाँ पे डाले जाएंगे। सोचो, ये सारा चीज यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आने वाला है। ये पूरा पूरा इंडेक्स जो आप पढ़ते हो अभी तो चेंज नहीं होने वाला है, अभी तो जो आप पढ़ रहे हो वही है, वो आगे चेंज हो सकता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में डिफरेंस क्या है, होलसेल मतलब होलसेल की बातें करेगा, होलसेल में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की बातें ज्यादा करेगा, क्योंकि होलसेल में सर्विस प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन की बातें हम कम करते हैं। CPI फूड एंड बेवरेज, लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, खाना पीना पे ध्यान देते हैं, उसकी बातें ज्यादा करते हैं। देखो, फूड एंड बेवरेज का जो वेटेज है 45.86, और यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड का 65। होलसेल में सर्विसेज नहीं आती है ना यहाँ पे, लेकिन कंज्यूमर में सर्विसेज आएंगी। सर्विसेज आपको कहाँ पे देखेंगे, मिसलेनियस में देखेंगी, ठीक है। पान, टोबैको, ये सब भी आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में देखने के लिए मिलता है। CPI को कंज्यूमर वाले को NSO कंपाइल करती है मॉस्पी के अंदर, WPI को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि होलसेल का काम उसी का है। करंट बेस ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 2012, होलसेल का 2011-12। अब ये अपडेट होकर 2024 होने वाला है। लॉन्च ऑफ न्यू स्टैटिस्टिकल सर्वे, नया नया सर्वे भी रिलीज होगा। नेशनल हाउस होल्ड ट्रैवल सर्वे, ट्रैवल सर्वे लॉन्च हुआ है जुलाई 2025 में। अभी NHTS विल, अब ये प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होगा, NHTS विल असेस ट्रैवल पैटर्न्स, चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड के हिसाब से प्राइस कैसे चेंज हो रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी। डेटा विल सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड बी शेयर्ड विथ मिनिस्ट्री सच एज रेलवे। डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपेंडिचर सर्वे launched in July 2025, DTS will measure household expenditure on domestic tourism, purpose of travel, choice of transport, use of tourism specific service. Annual survey of service sector enterprise जनवरी 2026 में स्टार्ट होगा। AAASSE will systematically track India's formal service sector akin to annual survey of industries for the manufacturing sector. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज करेंगे। वाई बेस ईयर रिवीजन इज नीडेड, बेस ईयर का रिवीजन क्यों जरूरी है, जो भी कंज्यूमर का बिहेवियर है, अर्बनाइजेशन की वजह से, इनकम ग्रोथ की वजह से, डेमोग्राफिक चेंज होने की वजह से जो भी बिहेवियर चेंज हो रहा है, जो भी आपका प्रोसेस्ड फूड का डिमांड बढ़ रहा है, हायर एजुकेशन का डिमांड बढ़ रहा है,
पर्सनल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मतलब कैब्स, टैक्सीज, इनका डिमांड बढ़ रहा है। ये सब कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज एक्सपेक्ट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए बेस ईयर रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले इस बेस ईयर में ये सब सारी चीजें नहीं आती थी। इनहेंस पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमारा और ज्यादा बेटर हो। व्हेन डेटा एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमी, गवर्नमेंट कैन मेक बेटर डिसीजन। गवर्नमेंट ज्यादा डिसीजन अच्छा ले पाएगा और अच्छा रेशो एलोकेट कर पाएगा वेलफेयर पॉलिसीज पे। हो सकता है ट्रैवल पे, ओटीटी पे भी कुछ और चीजें लेके आए गवर्नमेंट। इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी जो होता है वो भी हेल्पफुल होगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी और अच्छा डेटा दे पाएंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंज कैसे हुआ है, डिजिटल सर्विसेज, ग्रीन एनर्जी, ये सब सारा चीज अच्छे से कैप्चर हो पाएगा। जो सीपीआई वगैरह का वेट है वो वापस से रीएडजस्ट हो पाएगा। जीडीपी का जो भी पैटर्न है वापस से ज्यादा अच्छे से एनालाइज हो पाएगा। इन द लास्ट डिकेड हाउसहोल्ड हैव स्पेंट मोर ऑन स्मार्टफोन्स, इंटरनेट डेटा एंड ऑनलाइन सर्विस देन इन 2011-12। 2011-12 के कंपैरिजन में लास्ट डिकेड में ज्यादा स्मार्टफोन और इंटरनेट डेटा और ऑनलाइन सर्विसेज पे काम किया गया है। लोगों ने बहुत ज्यादा खर्चा किया है। तो नया अगर जब हम वेट को चेंज करेंगे तो ये सारा चीज वहां पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ अपडेटिंग द बेस ईयर, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मेजरमेंट और एक्यूरेट होगा। जीडीपी का एस्टिमेशन और ज्यादा बेटर होगा। वेलफेयर स्कीम का टारगेटिंग जो है और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। तो इन्फ्लेशन को टारगेट करना भी और ज्यादा आसान हो जाएगा। बिजनेस एंड इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर एंड इन्वेस्टर गेट अ क्लियरर इकोनॉमिक पिक्चर, एडिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कैसे हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं, वो समझना आसान होगा। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? न्यू इकोनॉमिक रियलिटी से डेटा अलाइन हो जाएगा। बेटर पॉलिसी डिसीजन एंड टारगेटेड सपोर्ट, पॉलिसी डिसीजन और बेटर होंगे, टारगेटेड सपोर्ट और बेटर होगा। इनहेंस एक्यूरेसी एंड ग्लोबल कंपेरेबिलिटी, एक्यूरेसी और बेटर होगा, ग्लोबल कंपेरेबिलिटी और बेटर होगा। पार्टिसिपेशन और ज्यादा इंक्लूसिव होगा, डेटा क्वालिटी और ज्यादा अच्छा होगा। फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक तरह से यहाँ फाउंडेशन आएगा। आईसीजे एडवाइजरी ओपिनियन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नाम सुना होगा आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। 23 जुलाई को उसने एक लैंडमार्क एडवाइजरी ओपिनियन दिया। एडवाइजरी मतलब ऑब्वियसली बाइंडिंग नहीं है, बट यहाँ पे स्टेट्स मतलब कंट्रीज का जो लीगल ऑब्लिगेशन है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने का, उसको रीअफर्म किया। बोला कि क्लाइमेट चेंज को रीअफर्म मिटिगेट करना कंट्रीज का एक लीगल ऑब्लिगेशन भी है। आईसीजे एडवाइजरी ओपिनियन देता है इंटरनेशनल लॉ, तो एक तरह से एडवाइजरी ही है। अगर हम बात करें 2024 23 है ना, तो बहुत सारे डिसीजंस उसने दिए हैं। ठीक है, द नॉट बाइंडिंग, इट ऑफर्स ऑथोरिटेटिव लीगल ग्राउंडिंग एंड स्ट्रेंथन्स कॉल फॉर इक्विटेबल क्लाइमेट जस्टिस। आईसीजे के बारे में, आईसीजे यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, बॉडी है। 1945 में यूनाइटेड नेशन के साथ ये बना था। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इंग्लिश और फ्रेंच उसके लैंग्वेज हैं। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट द पीस पैलेस इन द हेग, हेग में इसका हेडक्वार्टर है। ICJ resolves legal dispute between state and provides advisory opinion, तो लीगल डिस्प्यूट भी वो सॉल्व करता है, एडवाइजरी ओपिनियन भी देता है। टोटल 15 जज है इसके पास। इट कैन ओनली डिसाइड केसेस दैट आर ब्रॉट बिफोर इट बाय स्टेट दैट कंसेंट टू इट्स जुरिसडिक्शन, जो भी स्टेट इसके पास केसेस लाएंगे जो इसके जुरिसडिक्शन में होगा। अब आप झगड़ा करके आईसीजे नहीं जा सकते हो, है ना। कंट्रीज का जब भी मैटर होगा, दो कंट्रीज के बीच का मैटर होगा या यूनाइटेड नेशन या वैसा कुछ मैटर होगा, तो ये जा सकता है आईसीजे के पास। आईसीजे ने बोला है क्लाइमेट एक्शन एक लीगल ऑब्लिगेशन होगा हर कंट्री के लिए। पेरिस एग्रीमेंट में बात ये हुआ था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, प्री इंडस्ट्रियल मतलब 18-19 सेंचुरी के लेवल से टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर बढ़ने को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंडर रुकना है। बट कंट्रीज की कैपेबिलिटीज जो हैं वो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। डिफरेंशिएटेड मतलब डेवलपिंग कंट्रीज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, डेवलप्ड कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। उनको टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देना है। यही UNFCCC का जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके अंदर ये बात कही गई थी। फेलियर एज एन इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट, आईसीजे सीधे बोलता है कि फेलियर अगर है, कोई कंट्री अगर इसको अबाइड नहीं कर रही है, तो ये एक रॉन्गफुल एक्ट है। सीधे सीधे इनडायरेक्टली यूएस के ऊपर भी बोल दिया, अगर यूएस यहाँ से बाहर निकलता है तो एक रॉन्गफुल एक्ट होगा अंडर इंटरनेशनल लॉ।
स्टेट लाइबिलिटी फॉर प्राइवेट एक्टर, कंट्रीज में ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर प्राइवेट कॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी फॉर एग्जांपल रिलायंस, अडानी, टाटा, ये लोग अपने स्टील फैक्ट्री और बाकी रिफाइनरी चलाते हैं, और ये लोग अगर पोल्यूशन करते हैं, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिट्स करते हैं, तो उसके लिए पूरी कंट्री को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। कंट्री मतलब सीधे सीधे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। पेरिस में जो अग्रीमेंट हुआ था, UNFCCC, आपको पता है 1992 में बना, 1992 में अर्थ समिट में लॉन्च हुआ, और उसके बाद से हर साल वो कॉन्फ्रेंसेस कराता गया है। पेरिस वाला कॉन्फ्रेंस 2015 में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसमें बात ये हो गई थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को रोक देंगे बढ़ने से, बट मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक तो रोक ही देंगे। हर साल 100 बिलियन फंड लेके आना है, बट क्या ये लेके आ पाए? नहीं। पेरिस के पहले जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट था वो क्योटो प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल अभी हर कंट्रीज के लिए, इंडिया के लिए 30 से 35% का टारगेट है अपना इंटेंसिटी कम करना कार्बन इमिशन का। चाइना के लिए 60 से 65, यूएस के लिए 26 से 28, यू के लिए 40%। पेरिस एग्रीमेंट क्या बोलता है? पेरिस एग्रीमेंट का अचीवमेंट 190 से ज़्यादा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट की। ग्रीन टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो रहा है उसके ऊपर से। क्रिटिसिज्म ये बोला जाता है कि टारगेट जो कंट्रीज को मिला है वो टारगेट कंट्रीज ने खुद से लिया है। खुद से लेने वाले टारगेट को बोलते हैं NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। वो इनफ नहीं है, उससे टेम्परेचर गोल मीट नहीं होगा, ऐसा क्रिटिसिज्म है। और जो भी उसमें पैसा डिसाइड हुआ था कि हर साल $100 बिलियन का फंड आएगा डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से, जो डेवलपिंग कंट्रीज के जाएगा उनका टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए, जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं एमिट करे, वो फंड वो रेज नहीं हो पाता है। क्योटो प्रोटोकॉल उसके पहले था, UNFCCC के अंदर है। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद सबसे लैंडमार्क पेरिस ही आता है 1997 में। 2005 में ये फोर्स में आया, अडॉप्ट इसको 1997 में ही कर गया था। ये लीगली बाइंडिंग था, लीगली बाइंडिंग। जैसे ही लीगली बाइंडिंग था, नो बाइंडिंग टारगेट्स फॉर डेवलपिंग नेशन। इंडिया चाइना पे, डेवलपिंग नेशंस पे बाइंडिंग टारगेट नहीं थे, बट यूएस पे था, तो यूएस ने इसको साइन ही नहीं किया। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड एड्रेस क्लाइमेट चेंज, इसी में बात हुई थी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज की, कि हर कंट्री का अपना एक रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी है और सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये, लेकिन डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 192 कंट्री ने रेटिफाई किया था। यूएस ने की नॉन पार्टीज इंक्लूड यूएस एंड कनाडा, यूएस कनाडा ने इसको रेटिफाई नहीं किया था। सिग्निफिकेंस क्या था इस रूलिंग का? डेवलपिंग नेशंस को बूस्ट मिला। CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, रीइंफोर्स हुआ। कंपनसेशन का लीगल बेसिस दिया गया यहाँ पे। ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को एक तरह से एम्पावरमेंट किया गया। रूलिंग का अभी सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है जो अभी दिया है ICJ ने? लीगल नॉर्म्स और ज़्यादा इवॉल्व होंगे। पोटेंशियल फॉर ट्रिटी स्ट्रेंथनिंग, जो ट्रिटी पहले से एग्जिस्ट कर रही है पेरिस के टाइम से, और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी। मल्टीलैटरल एक्शन के लिए कैटलिस्ट है। वर्ल्ड बैंक, IMF पैसा लगाएं, है ना, ऐसे इशू को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए एक कैटलिस्ट का काम करेगा। बट चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि ये जो ICJ का ओपिनियन आया है वो एडवाइजरी है, इन्फोर्सेबल नहीं है। एक मोरल परसुएशन ज़्यादा है, लीगल इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं है। जियो पॉलिटिकल पुशबैक, यूएस आप देख ही रहे हो ट्रंप के शासनकाल में क्या ही कर रहा है। मेजर एमिटर है बट कुछ करने वाला है नहीं। Some European nations argue they have met their obligation under the Paris Agreement and may resist further action. कुछ यूरोपियन नेशन ये बोलती हैं कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर का जो उनका ऑब्लिगेशन था वो पूरा भी कर चुकी हैं और आगे एक्शन नहीं करेंगी। कॉर्पोरेट रेजिस्टेंस, है ना, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। कॉर्पोरेट मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, वो रजिस्ट कर रही हैं कि अब और ज़्यादा उन पर प्रेशर नहीं डाला जाए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से डील करने का। No sovereign nation will dismantle its energy system because a court tells them to. टेड नॉर्धोस का ये बोलना है, कोई भी सॉवरेन नेशन अपना एनर्जी सिस्टम को डिसमेंटल नहीं करेगा, भले ही कोयले से एनर्जी बनाता है उसको डिसमेंटल नहीं कर देगा, क्योंकि एक कोर्ट ने ऐसा बोला है। इंडियाज पर्सपेक्टिव क्या है? हम लोग CBDR को सपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने भी अपना 5 प्लेस लिया हुआ है, जिसको पंचामृत बोलते हैं। बार बार पंचामृत की बात आती है। हमें 2070 तक नेट जीरो कार्बन बनना है कंट्री, है ना। नेशनल एक्शन के लिए हमने पंचामृत अडॉप्ट किया, सोलर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बहुत सारे मिशन अडॉप्ट किए हैं। क्लाइमेट फाइनेंस को हम और लेवरेज कर रहे हैं। दिस रूलिंग कैन स्ट्रेंथन इंडियाज केस फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल एड टू मीट इट्स एम्बिशियस क्लाइमेट गोल। व्हाट इज वे फॉरवर्ड? ऑब्लिगेशन को कोडिफाई करना। नेशन मस्ट वर्क टुवर्ड लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क दैट अलाइन
with this opinion. Domestic climate legislation. Countries should incorporate stronger climate safeguard into national laws to avoid international liability. Support for vulnerable nation. Rich country must increase contribution to the loss and damage fund. रिच कंट्रीज जो हैं लॉस एंड डैमेज फंड जो कि कॉप 27 में एग्री किया गया था उसमें अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाए। देखो ये क्लाइमेट चेंज का इंटरनेशनल अग्रीमेंट है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। 1992 से स्टार्ट करेंगे, एक एक कॉप पढ़ते जाएंगे, तो एक एक कॉप हर साल का सोचो कॉप कितना बढ़ते जाएगा। कॉप 30 तक हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसके अलावा कॉप सारे पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इसके में जितने भी फंड बने हैं वो सारा कुछ हम लोग समझेंगे, तो जाके ये पूरा इन्वायरमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। व्हाट इज द कंक्लूजन? आईसीजे का डिसीजन जो है हिस्टोरिक डिसीजन है, लीगल बैटल अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, वाइल एडवाइजरी इट एलिवेट्स क्लाइमेट इनएक्शन टू अ लीगल रॉन्ग डूइंग। क्लाइमेट इनएक्शन को ये बड़ा करके लीगल रॉन्ग डूइंग बना देता है। एंड रिकॉग्नाइजेस क्लाइमेट जस्टिस एज अ राइट फॉर ऑल, स्पेशली द मोस्ट वल्नरेबल। The challenge lies in translating this legal momentum into actionable policies, binding treaties, and equitable outcomes on the ground. Down पे outcomes क्या आना चाहिए? Equitable. ये आप जरूर याद रख सकते हो। These mechanisms were created by Western environmentalists trying to co-opt them to advance equity has failed. Developing countries should focus on their own development using whatever resources they can muster. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो हमने DCA 31 अगस्त में दिया था। लो वेजेस, हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेगुलेटरी बैरियर कंटिन्यू टू हिंडर वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियाज वर्कफोर्स। इंडियाज के वर्कफोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन कम किसकी वजह से है? लो वेज। और किसकी वजह से है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है। और किसकी वजह से है? रेगुलेटरी बैरियर। डिस्कस द सिस्टमिक रिफॉर्म्स, क्या क्या रिफॉर्म्स लेने चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, हायर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए। इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वन ऑफ द लोएस्ट है ना, फार बिलो द ग्लोबल एवरेज। बैरियर्स क्या है? लो वेज, हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेगुलेटरी हर्डल्स, ये सब इसके बैरियर्स हैं। की बैरियर्स क्या है? लो एंड अनइक्वल वेज, ठीक है, इसमें डेटा आ गया। हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेगुलेटरी वर्कप्लेस बैरियर, लैक ऑफ स्किल एंड सेक्टोरल सेग्रीगेशन। तो ऊपर में जो लो वेज, हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेगुलेटरी बैरियर है, वो सारे कीवर्ड्स हमने यहाँ पे एड्रेस कर लिए। अब क्या क्या रिफॉर्म चाहिए? वेज एंड सोशल प्रोटेक्शन रिफॉर्म, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, फैमिली सपोर्ट, स्किलिंग, डिजिटल लिटरेसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये सारे रिफॉर्म्स आप ऐसे, फर्स्ट पॉइंट उसके अंदर 3 सब पॉइंट, सेकंड पॉइंट उसके अंदर सब पॉइंट, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, सबके अंदर सब पॉइंट। अब आप बार बार ये पूछते हो कि सर छोटे पॉइंट्स कैसे लिखे, तो ऐसे लिखने हैं। जेंडर सेंसिटिव लेबर लॉज, मैंडेट पोश, पोश के ब्रैकेट में लिख दो, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, कंप्लायंस इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। ऐसे करके हम अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। और लास्ट में हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि अगर हमने ये रिफॉर्म लिया, फीमेल लेवल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर बढ़ाया रेशियो, तो हमारा जीडीपी और ज्यादा 1 ट्रिलियन से बढ़ जाएगा, ऐसा मैकेंजी का रिपोर्ट बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने आर्टिकल 39A के बारे में डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ लीगल एड के बारे में डिस्कस किया था, तो आप इंट्रोडक्शन में लीगल एड के बारे में बता सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि करंट स्टेटस ऑफ लीगल एड इंडिया में क्या है, उसमें आप डेटा दे सकते हो। डिस्पाइट बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी अंडर आर्टिकल 39A, एक्सेस टू लीगल एड इन इंडिया रिमेन्स पैची एंड अंडर फंडेड, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन द करंट स्टेटस ऑफ लीगल एड डिलीवरी इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव इट्स एक्सेसिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। करंट स्टेटस बता दिया, मेजर्स टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस हमने यहाँ पे पॉइंट्स बता दिए। लास्ट में हमने कंक्लूजन लिख दिया। ऐसे करके हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आज क्लाइमेट चेंज के बारे में एक क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर के बारे में है। ये दोनों क्वेश्चन जो आज हमने दोनों टॉपिक पढ़े उसके ऊपर है। ये दोनों क्वेश्चन आप लिख के ला सकते हो और हमसे चेक करा सकते हो। तो आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।